द रिव्यू हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलविंदर कौर नंदनी। एशिया और यूरोप महाद्वीप के बीच में बसा खूबसूरत देश तुर्की पिछले कुछ अरसे से लगातार चर्चा में बना हुआ है। 2014 में रेसेप तैयब एर्दोआन ने यहां के राष्ट्रपति का पद संभाला था। तब से लेकर आज तक विवादों का एक सिलसिला लगातार जारी है। 2016 में सेना के गुट द्वारा एर्दोआन सरकार की तख्ता पलटने की नाकाम कोशिश के बाद एर्दोआन सरकार द्वारा 2 साल के लिए देश में इमरजेंसी लगाई गई और इस दौरान डॉक्टरों, शिक्षकों, पत्रकारों, सैन्य कमांडरों, विरोधियों को एक एक कर जेलों में भेजा गया। इस प्रक्रिया में लगभग 50,000 लोग जेलों में भेजे गए। देशद्रोह के मुकदमे दर्ज किए गए और 1 लाख से अधिक लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया गया। इस दौरान मीडिया पर प्रतिबंध लगाए गए और तुर्की के संविधान में बदलाव किए गए। ताजा विवाद हागिया सोफिया म्यूजियम से जुड़ा हुआ है। एर्दोआन सरकार ने करीब 1500 साल पुरानी इस इमारत को 85 साल बाद म्यूजियम से मस्जिद बना दिया। ये विश्व प्रसिद्ध इमारत मूल रूप से एक चर्च थी, जिसे ऑटोमन साम्राज्य के दौरान एक मस्जिद में बदल दिया गया था। बीती 24 जुलाई को राष्ट्रपति और उनके कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में नमाज पढ़ी गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। राष्ट्रपति एर्दोआन के इस कदम की दुनिया भर में आलोचना की जा रही है। एर्दोआन के इस फैसले से तुर्की की सेकुलर छवि को बड़ा झटका लगा है। इस सारे घटनाक्रम के बाद से अब एर्दोआन के समर्थकों द्वारा उन्हें खलीफा बनाए जाने की मांग भी उठने लगी है। आइए अब चलते हैं तुर्की के इतिहास की तरफ, जिसकी जड़ें ऑटोमन साम्राज्य द्वारा विश्व के 3 महाद्वीपों एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक फैली हुई थी। ये साम्राज्य 600 वर्षों तक कायम रहा, लेकिन पहले विश्व युद्ध के साथ ही इस साम्राज्य का खात्मा हो जाता है और ये तुर्की तक सिमट कर रह जाता है। इसी तुर्की को तकरीबन 100 साल पहले 1923 में सेकुलर देश बनाया गया। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे उस शख्सियत के बारे में जिसको आधुनिक तुर्की का जनक कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कमाल अतातुर्क या मुस्तफा कमाल पाशा की, जिनका जन्म 19 मई 1881 को ग्रीस के एक तुर्क परिवार में हुआ। उस समय ये स्थान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। इनके पिता आधुनिक विचारों के व्यक्ति थे और माँ एक धार्मिक महिला थी। माता पिता दोनों के विचारों का इनके जीवन पर गहरा असर पड़ा। कमाल पढ़ाई में बहुत रुचि लेते थे। वे दर्शन, राष्ट्रवाद और गणित जैसे विषयों का बहुत अध्ययन करते थे। इनके स्कूली दिनों का एक किस्सा है कि इनके गणित के अध्यापक ने इनकी काबिलियत को देखते हुए इन्हें कैमल का खिताब दिया, जिसका मतलब होता है परफेक्शन यानी प्रवीणता। तब से कमाल इनके नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। हालांकि उनके जीवनीकार एंड्रू मंगू ये मानते हैं कि मुस्तफा ने तुर्की के महान कवि नमिक कमाल को सम्मान देने के लिए कमाल उपनाम अपने साथ जोड़ लिया। 1896 में उन्होंने मोनेस्ट्रियल मिलिट्री हाई स्कूल में दाखिला ले लिया। 1905 में ऑटोमन मिलिट्री कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। सेना में मुस्तफा कमाल का लंबा करियर रहा। इस दौरान वे यंग तुर्क आंदोलन से भी जुड़े रहे। प्रथम विश्व युद्ध ऑटोमन साम्राज्य के लिए सबसे बड़ी चोट साबित हुआ, लेकिन इस दौरान लड़े गए बैटल ऑफ गैलीपोली ने तुर्की को मुस्तफा कमाल के तौर पर एक नायक दे दिया। इस लड़ाई में ऑटोमन एम्पायर की जीत हुई थी, जिसका श्रेय मुस्तफा कमाल को दिया गया। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की हार हुई। इस आघात से ऑटोमन साम्राज्य कभी नहीं उभर पाया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद
एलाइंड पावर्स के बीच तुर्की के विभाजन के खिलाफ उभर रहे तुर्की राष्ट्रवादी आंदोलन का मुस्तफा कमाल पाशा ने नेतृत्व किया। इसके बाद 1919 से 1923 तक चली टर्किश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में तुर्की की जीत ने मुस्तफा कमाल को तुर्की का निर्विवाद नेता बना दिया। साल था 1923 जब कमाल पाशा ने तुर्की की कमान संभाली थी और देखते ही देखते देश को पूरी तरह से बदल दिया। सबसे पहले मुस्तफा कमाल पाशा ने राजशाही को खत्म कर चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत की। ऑटोमन साम्राज्य के अंतिम सुल्तान को देश निकाला दे दिया, क्योंकि मक्का मदीना भी ऑटोमन साम्राज्य के तहत आते थे, तो ऑटोमन सुल्तान को दुनिया भर के मुस्लिम खलीफा के रूप में देखते थे। मुस्तफा ने ये पदवी ही खत्म कर दी। मुस्तफा के इस फैसले के साथ खिलाफत आंदोलन भी खत्म हो गया। इसका मकसद खलीफा की पदवी और प्रतिष्ठा को बचाए रखना था। भारत में इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने समर्थन दिया था। मुस्तफा कमाल की सेकुलर विचारधारा दुनिया के सामने खुलकर तब आई जब उन्होंने ऐतिहासिक मस्जिद हागिया सोफिया, जो कि मूल रूप से चर्च थी, उसे एक म्यूजियम में बदल दिया और कहा कि आज से तुर्की में धर्म और स्टेट अलग अलग होंगे। इनके इस फैसले का दुनिया भर में स्वागत किया गया। उन्होंने हिजाब, जो कि मुस्लिम औरतों का पहनावा था, उसे सरकारी दफ्तरों में बैन कर दिया और तुर्की मर्दों की पहचान, उनकी टोपी भी लगभग बंद करवा दी और इसकी जगह यूरोपीय पहनावे को पहनने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया। अब मुस्लिम मर्द और औरतें यूरोपियन स्टाइल को फॉलो करने लगे। मुस्तफा ने मुस्लिम कैलेंडर को भी खत्म कर दिया। उन्होंने एक बड़ा फैसला तुर्की भाषा को लेकर किया, जो कि अरबी में लिखी जाती थी। मुस्तफा के दौर में तुर्की भाषा की लिपि रोमन लिपि कर दी गई। उन्होंने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए हजारों स्कूल बनवाए। 1930 तक आते आते महिलाओं को वोटिंग का अधिकार भी दे दिया गया। तुर्क औरतें आधुनिक तरीके से जीवन व्यतीत करें, इस पर मुस्तफा कमाल का बहुत ज्यादा जोर था। इस नए देश को मुस्तफा कमाल ने नया संविधान भी दिया। लगभग 15 वर्ष के नेतृत्व के बाद 10 नवंबर 1938 को उनकी मृत्यु हो गई। तुर्की में मुस्तफा कमाल एक राष्ट्रीय नायक माने जाते हैं। उन्हें प्यार सम्मान से अतातुर्क की पदवी दी गई है। हालांकि अतातुर्क का जीवन भी विवादों और आलोचनाओं से परे नहीं है, लेकिन आज हमारी कोशिश उनके उस आधुनिक विजन को दिखाने की है, जिसके चलते उन्होंने राष्ट्रवाद शब्द को अलग तरीके से परिभाषित किया और तुर्की को आधुनिक देश बना दिया। उनके इस महान योगदान पर कोई विवाद नहीं है। एक तरफ 1923 में आधुनिकता की ओर बढ़ रहा तुर्की और दूसरी तरफ आज 2020 का तुर्की, जो अपने मध्यकालीन इतिहास की तरफ आकर्षित हो रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? तुर्की की वर्तमान सरकार पर विरोधियों का कहना है कि देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी के कारण ये सरकार नाकाम साबित हुई है। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए धर्म का सहारा लेकर अर्दगान लोगों को ऑटोमन साम्राज्य का सपना बेच रहे हैं। ऑटोमन की पुरानी विरासत को दोबारा स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुर्की अतातुर्क की सेकुलर विचारधारा को छोड़ देगा या अर्दोआन के संकीर्ण राष्ट्रवादी नजरियों को अपनाएगा, जो कि अतीत की सतही समझ से पनपा है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए सारी दुनिया की नजरें तुर्की पर टिकी हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं। नमस्कार।